नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 10 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 10 का जो पहला क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा। अगर बात की जाए सोमनाथ मंदिर की तो सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी के द्वारा लूटा गया। देखिए सोमनाथ मंदिर है, इसको महमूद गजनवी ने लूटा, लेकिन कब लूटा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। देखिए बात की जाती है जो सोमनाथ मंदिर है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो अगर बात की जाए सोमनाथ मंदिर की तो ये जो है वो गुजरात में स्थित है। देखिए महमूद गजनवी की अगर बात करते हैं तो इसके द्वारा जो है वो कांगड़ा किले पर भी अटैक किया गया था। महमूद गजनवी ने कांगड़ा किले पर जो अटैक किया था वो 1009 ईस्वी में किया था। इसने जो भारत में 1000 से 1027 के बीच जो है वो 17 बार आक्रमण, ये भी याद रखना है कितने बार महमूद गजनवी के द्वारा भारत में आक्रमण किए गए। तो 1000 से 1027 के बीच जो है इसके द्वारा 17 आक्रमण जो है वो भारत पर किए गए थे। इस बात को आप याद रखें, पूछा जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि जो महमूद गजनवी है इनका कार्यकाल कब से कब तक था। तो इनका जो कार्यकाल है वो 998 से 1030 ईस्वी तक था। याद रखना है 998 ईस्वी से 1030 तक जो है वो इसका कार्यकाल था। महमूद गजनवी की स्पेसिफिक रूप से अगर बात की जाए तो फिरदौसी और अल बरूनी, आपने सुना होगा। फिरदौसी वही जिनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिस ग्रंथ का नाम है शाहनामा। शाहनामा के रचयिता है फिरदौसी, और फिरदौसी जो है वो महमूद गजनवी के शासनकाल के समय हुआ करते थे। उसी प्रकार अल बरूनी जो है वो किसके दरबारी कवि थे या किसके साथ ये भारत आए थे। तो अल बरूनी जो है वो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। इस बात को भी आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन में चंगेज खान भी दिया है। चंगेज खान की अगर बात करते हैं, चंगेज खान का जो जन्म है वो 1162 ईस्वी में हुआ था, और चंगेज खान का जो बचपन का नाम था वो था तैमूजीन। याद रखना है चंगेज खान का बचपन का जो नाम था वो तैमूजीन था। इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कमीशन के पेपर देने आप जा रहे हो वहाँ से आपको एक एक चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए बेसिक क्वेश्चन हमने इससे पहले पढ़े, लेकिन तैमूजीन आपने बिल्कुल नया सुना होगा। देखिए 1162 में चंगेज खान का जन्म हुआ था। मैक्सिमम टाइम आपने सुना होगा कि चंगेज खान मंगोल जनजाति से, जी हाँ, ये मंगोल जनजाति से संबंध रखते हैं। इनका जन्म अगर 1162 में हुआ तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 18 अगस्त, एग्जैक्ट बता रहा हूँ, 1827। याद रखना है भैया 1227, याद रखना है 1227 में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। 1162 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो ये इनका कार्यकाल भी रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। बचपन का नाम तैमूजीन था। उसी प्रकार महमूद गौरी का नाम भी ऑप्शन में दिया है। देखो महमूद गौरी वही है जिनके द्वारा तराइन का युद्ध, भाई तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का पहला युद्ध 1191 में, याद रखना है तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था। किसके बीच हुआ था तराइन का पहला युद्ध। तो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और तराइन के पहला युद्ध जो 1191 में होता है इसमें जीत जो है वो पृथ्वीराज चौहान की होती है। उसी प्रकार तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ वो 1192 में होता है, और इसमें जो जीत होती है वो मोहम्मद गौरी की होती है। इस बात को भी आपने याद रखना है। और इसके बाद 1194 में फिर से एक युद्ध हुआ जो कि चंदावर का युद्ध था। तो ये भी आपको याद रखना है चंदावर का युद्ध कब हुआ। तो चंदावर का जो युद्ध हुआ वो 1194 में हुआ था, जिसमें कि जयचंद की हार हुई। देखिए ये पूरा सिनेरियो आपको याद रखना है। 1191 तराइन का पहला युद्ध, जीत होती है पृथ्वीराज चौहान की। उसके बाद होता है 1192, लेकिन इस बार जीत जो है वो मोहम्मद गौरी की होती है। और 1194 में जो युद्ध होता है वो किसके बीच होता है, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें जीत जो होती है वो जयचंद की होती है। अगर आप टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और बहुत ही अच्छे से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे पास जो है वो 20 दिसंबर से हमारा एक बैच शुरू हो रहा है, जिसकी जो फीस है वो मंथली मात्र और मात्र 499 रुपये है। भाई 499 रुपये एक महीने के आपसे लिए जा रहे हैं। और हो सकता है कि एक दो महीना जब हमारा बैच 6 महीने पूरे हो जाएंगे, एक दो महीना हम फ्री में आपको और भी बढ़ा सकते हैं लाइव क्लासेस में। तो इसमें आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा। 6 से 7 महीने का ये बैच रहने वाला है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई यहाँ पर ज़्यादा बड़ी भरकम फीस नहीं है। यहाँ पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड, जो चीज़ आप लाइव देख रहे हो वही क्लास आप रिकॉर्डेड भी बाद में देख सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ से बेनिफिट होने वाला है, मैंने पहले ही बोला है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं हमारे इस बैच से तो हमारा ये नंबर है 7876145409। आप इस नंबर पे जल्दी से कांटेक्ट करें। 7876145409 हमारा नंबर है। आप जुड़िए और अपने सपने को साकार कीजिए। कमीशन के लिए बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है। बाकी आगे आपकी मेहनत, क्योंकि आपकी मेहनत बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे टीचर भी आपको कुछ करवा नहीं सकता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पुरातन भारत के महान न्यायकर्ता किसे माना जाता है। हु इज़ रिगार्डेड द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर ऑफ एंशिएंट इंडिया। भाई अगर एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं और ग्रेटेस्ट लॉ गिवर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है
जो महान न्यायकर्ता है वो मनु है। मनु को जो है वो पुरातन भारत का महान न्यायकर्ता माना जाता है। देखिए, मनु को पुरातन भारत का महान न्यायकर्ता कहा जाएगा। क्वेश्चन ये भी आता है ऑप्शन में, भाई पाणिनि दिया है, पाणिनि के द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई थी? पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की रचना की गई थी। उसी प्रकार ऑप्शन में कौटिल्य दिया है, जिनको चाणक्य या विष्णुगुप्त कुछ भी कह सकते हैं, इनके द्वारा जो है वो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। उसी प्रकार पतंजलि, अगर मैं पतंजलि की बात करता हूँ तो पतंजलि की जो ग्रंथ की वो थी महाभाष्य। महाभाष्य की जो ग्रंथ है उसको जो है वो पतंजलि के द्वारा उसकी स्थापना है। उसी प्रकार रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम, याद रखना है, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, इसकी जो है वो ये जो नाटक है वो कालिदास के द्वारा लिखे गए थे। उसी प्रकार पंचतंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया पंचतंत्र। पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा, बहुत बार ये पूछा गया है पंचतंत्र, श्रामा कर ले या पंचतंत्र को। और कोई स्टूडेंट मेरे को बता रहा है कि यहाँ पर आप जो है वो सर थोड़ा ज़्यादा बता रहे हो। भाई जो मैं आपको ज़्यादा चीज़ें बता रहा हूँ, मैं वीडियो के माध्यम से जिसने भी वो कमेंट किया था, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को, जो एक्स्ट्रा चीज़ें उनको नोट कर लो अपनी कॉपी में, आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये जो वीडियो है आपके प्रैक्टिस के लिए ही बनाई गई है। ऐसा भी हो सकता है जो क्वेश्चन आपको पार्ट 1 में मिल रहा है वही क्वेश्चन आपको पार्ट 20 में भी मिलने को देख सकते हैं आप। तो नए नए क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं और ये आपको डेली प्रैक्टिस के लिए वीडियोस आपके बीच आ रही है, तो आपके लिए फायदेमंद वीडियो, मैंने पहले ही बोला है। अगर मैं बात करता हूँ दो और यहाँ पे हर्षचरित और कादम्बरी, तो हर्षचरित और कादम्बरी जो ग्रंथ है वो लिखे गए हैं बाण भट्ट के द्वारा। तो आपको ये नहीं यहाँ पे लगना चाहिए, आपके लिए यहाँ पे एफर्ट मारे जा रहे हैं। और हर दिन वीडियो, मुझे नहीं लगता कि आपके बीच कोई हर दिन जो है वो टीजीडी कमीशन के लिए वीडियो डालता होगा, लेकिन मैं हर दिन आपके बीच जो है यहाँ पे वीडियो डाल रहा हूँ और आपका प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इन वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? अगर बात करते हैं स्वराज पार्टी की, भाई स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो 1923 में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना तो 1923 में हुई। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू है, इनके द्वारा जो है वो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। सिनेरियो क्या हुआ था यहाँ पर कि कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, और उसके बाद जो है उन्होंने इलाहाबाद, देखो इलाहाबाद का जो नया नाम है वो प्रयागराज हो चुका है, और इसी इलाहाबाद प्रयागराज में जो है वो इन्होंने जो है वो स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी। और देखिए स्वराज पार्टी के ठीक पहले एक घटना जो है भारत में होती है, जिस घटना को कहते हैं चोरा चोरी की घटना। भाई चोरा चोरी की घटना कब हुई? तो चोरा चोरी की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई। और कहाँ पर हुई थी? देखिए चोरा चोरी की घटना की अगर बात की जाए तो चोरा चोरी की जो घटना है वो यूपी के गोरखपुर ज़िले में होती है। और यूपी का गोरखपुर ज़िला वही जहाँ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी चुनाव लड़ते हैं। तो गोरखपुर एक बहुत बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश के अंदर, और योगी जी के बनने के बाद ये बड़ा नाम आया है। देखिए जो चोरा चोरी की घटना होती है, इस घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को भी वापस ले लिया गया था। तो असहयोग आंदोलन को किस घटना के कारण वापस लिया? तो ये वही घटना थी, चोरा चोरी की घटना, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को भी वापस लेना पड़ा था। जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? अगर भारत में मुस्लिम लीग की बात करते हैं तो भारत में जो मुस्लिम लीग की स्थापना है वो ऑप्शन में जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नवाब सलीमुल्लाह खान। जी हाँ, नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा जो है वो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कब की थी भैया ये भी पता होना चाहिए। तो 30 दिसंबर 1906, जी हाँ 30 दिसंबर 1906 को जो है वो स्थापना की गई थी मुस्लिम लीग की। और मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे वो थे आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना और हकीम अजमल खान। देखो नवाब सलीमुल्लाह खान थे, इनके साथ और कौन कौन थे? देखो ये थे आगा खान, सलीमुल्लाह खान, मोहम्मद अली जिन्ना, हम यहाँ पे परफेक्ट सदस्य थे, लेकिन स्थापना तो जो है वो जो की थी वो आगा खान और हकीम अजमल खान, और सबसे ज़्यादा जो माना जाता है वो सलीमुल्लाह खान और आगा खान को माना जाता है। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और मुस्लिम लीग का जो पहला अधिवेशन होता है वो, देखो ये पूछा जाता है, मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन 29 दिसंबर 1907 को होता है। और पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था आदमजी पीर भाई। तो आदमजी पीर भाई जो है वो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, इस बात को आपने याद रखना है। और मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई थी तो उस समय भारत के जो वॉइसरॉय थे इनका नाम था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो जब मुस्लिम लीग की स्थापना होती है तो भारत के वॉइसरॉय पूछा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय उस समय भारत के वॉइसरॉय थे। और इसके बाद जो है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है जो कि 1907 में होता है। और सूरत अधिवेशन वही जो जहाँ पर कांग्रेस का विभाजन जो हो जाता है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में, जहाँ पर कांग्रेस नरम दल और गरम दल 2 दलों में बट गई थी कांग्रेस। तो सूरत अधिवेशन 1907 और कांग्रेस का जो विभाजन है वो
उसी इसी अधिवेशन में हुआ था। सूरत जो है वो गुजरात में है, ताप्ती नदी के किनारे ये सूरत शहर पड़ता है। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अगर यहाँ से बात की जाए इस अधिवेशन के, जो सूरत अधिवेशन था, इसके जो अध्यक्ष थे इनका नाम था रास बिहारी घोष। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है परीक्षाओं में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। जी हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि गांधी इरविन संधि के द्वारा इस आंदोलन को स्थगित किया गया। देखिए आप सभी जानते हैं कि द गांधी इरविन पैक्ट प्रोक्लेम्ड द सस्पेंशन ऑफ। देखिए गांधी इरविन समझौते की संधि की अगर बात करते हैं, ये कब हुआ था आपको पता होना चाहिए, एग्जैक्ट याद होना चाहिए। पहले तो गांधी इरविन समझौते से किस आंदोलन को स्थगित किया गया था, तो भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है वो क्या किया गया था, स्थगित किया गया था। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये हुआ था 5 मार्च 1931। याद रखना है भैया, 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। देखिए इस समझौते में गांधी और लॉर्ड जो वायसरॉय थे इरविन, लॉर्ड वायसरॉय इरविन के साथ जो एक समझौता हुआ था, और इसी समझौते के बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन पे भी गांधी जी ने क्या लिया था, कांग्रेस की ओर से हिस्सा लिया था। तो कहीं ना कहीं जो है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में असर पड़ा था इस समझौते का। तो गांधी इरविन समझौता एग्जैक्ट याद रखना है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्च 1931 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट अगर मैं बोलता हूँ तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपने वीडियो से स्लो प्लेबैक 0.75 में सुन सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी आराम से सुन सकती है। फास्ट इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो थोड़ा सा जल्दी से ख़त्म हो जाए और कम समय में आपको अच्छी चीज़ें जो है वो नॉलेज जो है मिले। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है कि बालू पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। भैया सैंडस्टोन इज विच टाइप ऑफ रॉक। देखिए अगर सैंडस्टोन की बात करते हैं तो सैंडस्टोन एक अपसादी चट्टान, एक सेडिमेंट्री रॉक्स है। और सेडिमेंट्री रॉक्स में जो है आते हैं वो सैंडस्टोन आता है, आपका लाइमस्टोन आता है, आपका शेल आता है। ये आपको याद रखना है कि स्टैंडस्टोन, लाइमस्टोन और शेल, ये तीनों जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में आते हैं। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो अपसादी चट्टानों में एक तो आपका स्टैंडस्टोन ऑप्शन में दिया है, अपसादी चट्टानों में ही आता है, लेकिन इसके अलावा अगर कल के लिए पेपर में आएगा लाइमस्टोन और शेल किस में आता है, तो आप गलती नहीं करेंगे। आपको आप बोलेंगे कि लाइमस्टोन, शेल और स्टैंडस्टोन, ये तीनों स्टैंडस्टोन, ये तीनों जो है सेडिमेंट्री रॉक्स में आते हैं सर। उसी प्रकार भाई ऑप्शन में इग्नियस रॉक्स दिया है, जिसको बोलते हैं आग्नेय चट्टान। भाई आग्नेय चट्टानों की जब भी मैं बात करता हूँ तो इग्नियस रॉक्स में ग्रेनाइट आता है, गेब्रो आता है और बेसाल्ट। याद रखना है, ग्रेनाइट, गेब्रो और बेसाल्ट। तो ग्रेनाइट, गेब्रो और बेसाल्ट जो है वो इग्नियस रॉक्स में आता है। इस बात को भी आपने याद रखना है। उसी प्रकार तीसरी रॉक्स हमारी मेटामॉर्फिक रॉक, जिसको बोलते हैं कायंत्रित चट्टान। कायंत्रित चट्टान जो है वो इसमें आता है आपका क्वार्टजाइट हो गया, आपका मार्बल हो गया, आपका गिनीज हो गया। तो ये आपको याद रखना है, मार्बल, क्वार्टजाइट और गिनीज, ये जो है वो किस में आने वाला है, तो ये आएगा मेटामॉर्फिक रॉक में। अगर मैं बात करता हूँ, एक नया क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो अर्थ के सरफेस में लगभग कितनी पाई जाती है, तो 70 से 73% के आसपास जो है ये पाई जाती है। इस बात को आपने याद रखना। एग्जैक्ट में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि पूरा डाटा यहाँ पर मुझे नहीं मिला है, लेकिन 72-73 एग्जैक्ट यहाँ पे कुछ किताबों में दिया है, लेकिन मैं इसको 70 से 73%, अगर पेपर में ऐसा आता है तो इसी बीच आप जरूर आंकड़ा लगाए, तो 70 से 73% के बीच अपसादी चट्टान जो है वो पाई जाती है। और इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भूकंप का परिमाण मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा आने वाली है, तो मेरा यहाँ पे मानना है कि 16 से 20 मिनट की जो है वीडियो यहाँ पे बनाई जाए, ताकि आपको ज़्यादा ना इस पे ना ये टफ लगे, इसलिए मैं वीडियो थोड़ी सी छोटे बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो भैया जो भूकंप का जो परिमाण है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। भाई जब अर्थक्वेक आता है तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है मापने के लिए। भैया उसको मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाएगा। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार भाई ऑप्शन में वोल्ट मीटर दिया। वोल्ट मीटर क्या करता है, अगर मैं वोल्ट मीटर की बात करता है तो ये जो वोल्टेज को, ये एक ऐसा उपकरण है जो कि वोल्टेज को क्या करता है, डीसी और एसी, याद रखना है, डायरेक्ट करंट डीसी को बोलेंगे और अल्टरनेटिव करंट एसी को बोलेंगे। डीसी को एसी करंट की जो वैल्यू को क्या करता है, मेजर करता है। उसी प्रकार अगर वोल्ट मीटर की मैं बात करता हूँ तो जो वोल्ट मीटर है वो सर्किट के पैरेलल हमेशा लगाया जाता है, सर्किट के समांतर हमेशा लगाया जाता है। उसी प्रकार गैल्वेनोमीटर, अगर मैं गैल्वेनोमीटर की बात करता हूँ तो करंट की डायरेक्शन का दिशा जो है वो दिशा का पता लगाता है। उसी प्रकार हाइड्रोमीटर की बात करते हैं तो हाइड्रोमीटर जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए ये जो है यूज किया जाता है, हाइड्रोमीटर। उसी प्रकार अगर मैनोमीटर की बात करते हैं तो मैनोमीटर जो है वो प्रेशर को मेजर करता है हमेशा। उसी प्रकार पायरोमीटर जो है वो हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है।
अगर बैरोमीटर की बात की जाए तो बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। जी हाँ, आज का कुछ आखिरी क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की जो महत्वपूर्ण खाद्य फसल है वो गेहूँ है। देखो गेहूँ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा जो है वो खाद्य फसल है। सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर क्रॉप जो ऑस्ट्रेलिया में जो है बोई जाती है वो गेहूँ है। देखिए अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, वहाँ का जो नेशनल एनिमल है वो कंगारू है। इस बात को आपने याद रखना है कि कंगारू किस देश में होता है। और आप सभी लोग जानते भी है कि कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को कंगारू भी कहा जाता है। तो जो कंगारू जो है वो वहाँ का एनिमल है, नेशनल एनिमल है। इस बात को आपने याद रखना है। अब कई बार जो है वहाँ की राजधानी परीक्षाओं में पूछ ली जाती है कि आपको पता है कि वहाँ की राजधानी कौन सी है। भाई ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया एक देश होने के साथ साथ एक महाद्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। लेकिन एशिया के बाद अगर सबसे बड़े के बाद अगर बात करते हैं सबसे छोटे की, तो सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो कौन सा है। तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और एक साइक्लोन, वहाँ पर एक ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है ऑस्ट्रेलिया में। उस साइक्लोन का नाम क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है उसका नाम है विली विली। उसी प्रकार अगर मैं गेहूं की बात करता हूं भाई, खरीफ और राबी की फसलें आपने दोनों ही सुनी होगी, बहुत फेमस है खरीफ और राबी की फसलें। खरीफ की फसलें की अगर मैं बात करता हूं, गेहूं किस प्रकार की फसल है। गेहूं जो है एक प्रकार की रबी की फसल है। गेहूं है, जौ है, चना, सरसों, अलसी, मटर और मसूर। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जौ, चना, सरसों, अलसी, मटर और मसूर, ये एक प्रकार की जो है वो किस प्रकार की फसल है। तो ये जो फसल है वो है आपकी रवि की फसल है। देखिए रवि की जो फसलें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। उसी प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है रवि की फसलें और खरीफ की फसलें। और उसी प्रकार अगर खरीफ की बात करते हैं भाई, खरीफ का आपको पता होना चाहिए कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी है। खरीफ की फसलें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर खरीफ की फसलों की बात करते हैं, उसी प्रकार खरीफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए खरीफ की फसलों में आता है आपका चावल, खरीफ की फसल में आता है। आपका जो मक्का है वो खरीफ की फसल में आता है। बाजरा खरीफ की फसल में आता है। आपका ज्वार हो गया, आपका रागी खरीफ की फसल में आता है। सोयाबीन जो है वो खरीफ की फसल में आता है। मूंगफली खरीफ की फसल में आता है। कपास जो है वो खरीफ की फसल में आएगा। और आपका अरहर आपने सुना होगा, अरहर और उड़द बहुत इंपॉर्टेंट है। अरहर और उड़द और मूंगफली ये सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और मक्का और चावल उतना नहीं आता। ज्वार, अरहर और उड़द और मूंगफली ये सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये कौन सी फसल है। और ऑप्शन में हमेशा जौ भी दिया जाता है हड़बड़ाने के लिए। तो आपको ये निकालना है, जौ हमेशा रबी की फसल है और जो आपका मूंगफली है वो हमेशा खरीफ की फसल है। भैया ये आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता चुका हूँ। परीक्षाओं में देखो ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। कोई टफ लेवल के और कोई कठिन क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। और हमारा बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहा है। जिसने ये पूरी वीडियो देखी है और दूसरी बात है, इस वीडियो पे आप जरूर जो है वो जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें 7876145409। भाई रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास है, दोनों मोड में यहाँ पे आपको वीडियोस मिल रही है। और दूसरी जो बात है, आपको यहाँ से जो फ़ायदा मिल रहा है, फीस बहुत कम है। फीस आपको इंस्टॉलमेंट में देनी है, आराम से देनी है। जो भी इस यहाँ पर जो है फाइनेंशियली वीक है वो मुझे कॉल करके अपनी यहाँ पे प्रूफ कुछ आपको देना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा फाइनेंशियल वीक है तो मैं आपको 50% फीस में भी छूट देने वाला हूँ। इतने फीस में भी 499 में भी 50%। अगर आप फाइनेंशियली वीक हो और रियली फाइनेंशियली में वीक हो तो मैं बहुत बच्चे फ्री भी पढ़ा रहा हूँ। मैं फ्री भी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा यहाँ पर, क्योंकि मैं इस चैनल को इसीलिए चला रहा हूँ क्योंकि भैया मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे जो है वो आप लोगों के लिए रिजल्ट देना है, आप लोगों के लिए मेहनत मानी है, एफर्ट्स मानने हैं। तो अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगी है तो दिल से एक बार जरूर लिखे, हर हर महादेव, जय माँ मंगयाणी, जय माँ ठारी, जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव, जय माँ मंगयाणी।